आज से आप सब कैडेट हैं। नाम, घर, डर सब पीछे छोड़ दीजिए। उनकी आवाज भारी थी। यहाँ कमजोरी नहीं, केवल अनुशासन चलता है। सबने एक साथ जवाब दिया, यस सर। मैं विक्रम बत्रा, तुम लोगों का कमांडिंग ऑफिसर। मुझे अनुशासन डिसिप्लिन पसंद है। जो अनुशासन में नहीं रहते उन्हें सिर्फ इस ट्रेनिंग ग्राउंड से ही नहीं, इस अकादमी से बाहर फेंक दिया जाता है। और यहाँ थकने वालों की कोई जंगल और जरूरत नहीं, वह पहले ही यहाँ से जा सकते हैं, और जो नहीं गए उन्हें मैं भेज दूंगा। एवरीवन हर्ड। यहाँ किस किस को थकावट हो रही है, कितने को अभी इंस्ट्रक्टर की आवाज से परेशानी हुई। वो एक स्टेप आगे आए, कैडेट क्या तुम्हें थकावट हो रही है? नो सर, सभी ने पूरे जोश और जज्बे से कहा। अच्छा है, अपने इस जज्बे को आखिरी दिन तक बरकरार रखना। मेरा काम है तुम लोगों के इस जज्बे को तोड़ना और टूटे लोगों को इस अकादमी से धक्के मार कर निकालना। यहाँ कोई खास नहीं है। कमांडेंट की आवाज गूंजी और उनके इस शब्दों पर बहुत जोर था। यहाँ वही टिकेगा जो खुद से लड़ना जानता है। और फिर पहली ट्रेनिंग शुरू हुई, शरीर को तोड़ देना वाला। दौड़, पुशअप्स, क्रॉलिंग, सब एक पर एक। सबसे पहले दौड़ शुरू हुई। पूरे ग्राउंड के 3 चक्कर। पहला राउंड, दूसरा, तीसरा राउंड। पैर जवाब देने लगे, फेफड़े जलने लगे। कई कैडेट पीछे छूटने लगे। आर्यन ने दांत भींच लिए। उसे कैप्टन वर्मा की आवाज याद आई, जब शरीर कहे बस, तब समझना असली ट्रेनिंग शुरू हुई है। वह रुका नहीं। वही सूरज चढ़ चुका था, पसीना बह रहा था, और तभी करण हाँफते हुए बोला, ये ट्रेनिंग है या बदला? लगता है ये लोग हमसे हमारे किसी जन्म का बदला इस तरह हमें तड़पा कर ले रहे हैं। तभी उसकी बातें सुनकर सिया ने दांत भींच ली। वही समीर कुछ बोले बिना सब करता गया। वही अनन्या भी पीछे नहीं हटी। उसके चेहरे पर दर्द था, पर आंखों में हार नहीं। और विक्रम को तो देखकर ऐसा लगा जैसे उसे इन सब की वर्षों से आदत है। इतना वो नॉर्मल था। दिन भर ड्रिल, क्लास, अनुशासन, हर छोटी गलती पर सजा, हर सही कदम पर सन्नाटा। यहाँ तारीफ नहीं मिलती, यहाँ आदतें बदली जाती हैं। वो खुद से कहा। शाम को जब कैडेट्स लाइन में खड़े थे, इंस्ट्रक्टर ने कहा, आज कई टूटे, कुछ बचे, और जो बचे हैं वही कल की रीढ़ बनेंगे। आर्यन थका हुआ था, लेकिन भीतर कहीं अजीब सी शांति थी। आज सबकी अपने परिवार से दूर इस सफर में पहली रात थी, जहां सब खुद के दम पर दोस्ती की नींव रखेंगे और एक परिवार बनाएंगे, जो बिना किसी खुश के रिश्ते होंगे। रात को बैरक में लाइट बंद हो चुकी थी। आर्यन और करण का कमरा एक था। आर्यन बिस्तर पर लेटा था, वहीं करण कमरे में रोते हुए चलते पंखे को देखते हुए कहा, यार मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे इस पंखे के दर्द को नहीं देख सकता। ये बेचारा पंखा जिसकी इन लोगों ने बिल्कुल हमारी तरह खून चूस लिए है, और फिर भी ये हिल हिल कर रोते हुए चले जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो हमसे कह रहा हो, मुझ पर ऐसे सितम ना ढाओ, थोड़ा मुझे बंद करके आराम दिलाओ। तभी आर्यन बोला, तो क्या हम गर्मी में सोए? तभी कारण झट से उठकर बैठा और जल्दी से बोला, नहीं मैं यह नहीं कह रहा, पर जरा एक बार तुम इस बेचारे के तरफ तो देखो, इसकी कितनी मासूम 4 हाथ है जो ना चाह कर भी डोल रहे हैं। मैं तुम दोनों में से किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारा दोस्त हूं तो इस रूम में रहने के नाते ये भी तो मेरा दोस्त हुआ ना। एक आइडिया है मेरे पास, इसके बगल वाले कमरे में ना वो सन्नाटा वाला लड़का है, उसी के कमरे में चलते हैं, एडजस्ट करके आज रात काट लेंगे। कल सूबेदार सूरी जी से कहेंगे कि हमारे रूम का पंखा ठीक कर दे। देखना मत कहना, एक बार मुझे और इस पंखे को देख, जैसे मेरे लिए तुम दोनों दोस्त हो, वैसे तो मैं भी तो तेरा रूम पार्टनर हूँ और तेरे दोस्त हूँ। ना चल, ना चल। करण मासूम सा फेस बनाकर बोला, तो आर्यन उसे मना नहीं कर पाया, लेकिन बैग से उठाते हुए कहा, लाइट ऑफ हो गई है और किसी ने हमें बाहर देख लिया तो फिर आज रात की नींद तो भूल जाना। हमें पनिशमेंट के तौर पर पूरे ग्राउंड के 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तभी कारण जल्दी जल्दी गेट खोलकर अपने सिर थोड़े से बाहर निकाल कर चारों तरफ देखते हैं बोला, कोई नहीं देखेगा, और बस ये सामने वाले कमरे में तो जाना है। कौन सा, हमें सरहद पार जाना है, जो हमें कोई देख लेगा। बस जितनी देर वह सन्नाटा दरवाजा खोलने में लगाएगा, उतने देर ही हमें सबके नजरों से बचानी है। अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो, और तब तक कोई और आ गया तो क्या बोलोगे? आर्यन ने अपने दोनों आईब्रो हिलाते हुए कारण से पूछा, तो कारण आर्यन का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाते हुए बोला, कह देंगे हमारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, और बिना पंखे के हम तो सो नहीं पाएंगे। हम जानवर थोड़ी ना है जो जैसे तैसे सो जाए, इसलिए बगल वाले कमरे में जाकर सो रहे हैं।
छोड़ना, जो होगा देखा जाएगा, पहले चल तो। और वह दरवाजा कैसे नहीं खुलता है देखते हैं। और फिर करण और आर्यन अपने रूम से निकालकर ठीक सामने वाले रूम का दरवाजा पीते। पहली बार के नोक में दरवाजा नहीं खुल, पर दूसरी बार के नाक होते ही दरवाजा खुला। समीर सामने खड़ा था, तभी करण उसे साइड करके कमरे के अंदर आर्यन का हाथ पकड़ के ले गया और समीर को फिर साइड करके दरवाजा बंद किया। और फिर जब पीछे मुड़ा तो देखा उसमें विक्रम भी अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी करण बेचारा सा फेस बनाकर बोला, भाई तुम सबको पता ही होगा मेरा नाम करण है और यह आर्यन। हम दोनों रूममेट है। हमारे रूम का पंखा नहीं चल रहा है और सुबह से इतने सारे ड्रिल करके मैं तो थक चुका हूँ और यह भी न जाने कब आकर उठा दे। और हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो कल का ट्रेनिंग हम लोग के लिए बहुत टॉप हो जाएगा। इसलिए हम पर दया करके अपने साथ सुला लो। यहाँ एक दूसरे की मदद हम ही तो कर सकते हैं ना, बिकॉज हमें अब एक दूसरे के परिवार हैं और फैमिली में तो एक दूसरे की हेल्प होती रहती है। विक्रम करण की बातें सुना और फिर आर्यन के तरफ देखा और आर्यन को अजीब नजरों से देखा, पर करण को प्यार से देखने के बाद अपना सिर हाँ में हिलाया, जो देखकर करण खुश हो गया और जल्दी से आर्यन को लेकर समीर के बेड पर सो गया। समीर करण का फेस देखा ही रह गया। तभी करण समीर की तरफ देखकर बोला, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, हम दोनों रूममेट से, इसलिए हम दोनों एक बेड पर सो जाएंगे। तुम दोनों रूममेट सो, इसलिए तुम विक्रम के साथ सो जाओ। समीर कुछ नहीं बोला और विक्रम के बगल में अपना पिलो ले जाकर रखा और लेट गया। सब बिस्तरों पर ऐसे गिरे पड़े थे मानो उनमें जान ही ना हो। तभी करण बोला, मुझे तो लगता है कल हम जिंदा नहीं उठ पाएंगे। आर्यन चुप था। तभी समीर ने पहली बार कहा, उठना पड़ेगा। सब उसकी तरफ देखे। क्यों? करण ने पूछा। और तभी समीर ने धीमे कहा, क्योंकि यहीं से हम सब की जिंदगी बदलेगी। वो पल और उसके शब्द छोटे थे, पर दोस्ती वहीं पक्की हुई। वही दूसरे कमरे में अनन्या और सिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। अनन्या आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। वही सिया अपने परिवार की बातें, आज सुबह करण की बातें और बगल से आ रहे कमरे में से करण की अभी की बातें सुनकर हंसी रही थी। कुछ देर बाद सब सो गए। आर्यन चुपचाप उठा, खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूँ। और फिर आर्यन ने डायरी निकाली। हाथ कांप रहे थे लेकिन शब्द साफ थे। आज पहली बार समझ आया, वर्दी पहनना सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। और मैं इसे उठाने आया हूँ। उसने आंखें बंद की और फिर खुद से बोला, कल फिर वही सीटी बजेगी, फिर वही दौड़, फिर वही संघर्ष। और फिर वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा था, वह बन रहा था। उसे नहीं पता था कि यही दोस्त, यही ट्रेनिंग, यही जगह एक दिन उसे तोड़ेगी भी और बनाएगी भी। सुबह की ठंडी हवा जब आर्यन के चेहरे से टकराई तो उसे एहसास हुआ, आज की सुबह साधारण नहीं है। ये वह सुबह थी जिसका सपना उसने अनगिनत रातों में देखा था। अकादमी का विशाल मैदान, अनुशासन में खड़े कैडेट्स और दूर से आती बगल की सीटी, सब कुछ जैसे उसे भीतर से पुकार रहा था। आर्यन ने पहली बार पूरी वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा तो वही लड़का था, लेकिन आंखों में कुछ और था, डर नहीं, जिम्मेदारी। उसे अपनी माँ की वह बात याद आई, बेटा, बहादुरी शोर नहीं करती, वो बस निभाती है। आर्यन के ठीक पीछे खड़ा था समीर। उसके चेहरे पर न तो उत्साह था न डर, बस एक गहरी पुरानी चुप्पी। उसने भी वर्दी पहनी थी, थोड़ी ढीली, थोड़ी साधारण। आईने में उसने खुद को देखा, पर ज्यादा देर तक नहीं। उसके लिए आईना देखने की आदत नहीं थी। उसके दिमाग में कोई आवाज नहीं गूंज रही थी, कोई सपना शब्दों में नहीं बदल रहा था। बस एक जिद थी, यहाँ से पीछे नहीं जाना। परेड ग्राउंड पर कदम रखते ही ट्रेन की आवाज गूंजी। यहाँ कोई बेटा, कोई भाई, कोई दोस्त नहीं, यहाँ सिर्फ कैडेट हैं। आर्यन की रीढ़ सीधी हो गई। वही ट्रेनर की बात सुन, यहाँ कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं। समीर की उंगलियां हल्की सी कांपी। एक पल को उसके आंखों के सामने खेत याद आया, मिट्टी और एक अधूरा सन्नाटा, और फिर एक घर का आंगन जो हमेशा के लिए सुना रह गया था। और फिर अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और सिर झटका, पैर जमीन में गाड़ दिए और फिर धीमे से खुद से कहा, मैं यहाँ अपने अतीत से भागने नहीं, उसे पीछे छोड़ने आया हूँ। वही परेड ग्राउंड के दूसरी पंक्ति में अनन्या खड़ी थी। उसने भी पहली बार पूरी वर्दी पहनी थी। वर्दी उस पर सटीक बैठी थी, जैसे वो उसी के लिए बनी हो। आईने में उसने भी खुद को देखा था, पर उस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसकी आंखें खुद से ज्यादा दुनिया को देख रही थीं। जब ट्रेनर ने कहा, यहाँ सिर्फ कैडेट हैं, अनन्या ने हल्का सा सांस लिया।
उसके मन में एक ही वाक्य उभरा, ठीक है तो मैं कैडेट बनूंगी। बाकी सब बाद में। उसकी ताकत उसकी चुप्पी में थी। वो जल्दी किसी से घुलती नहीं थी, पर जिस दिन जुड़ती पूरी तरह। उसकी नजर एक पल को आर्यन पर गई। बस एक पल, कोई मुस्कान नहीं, कोई इशारा नहीं, पर कहीं अंदर एक पहचान हुई। वही करण परेड में खड़ा था, पर उसका दिमाग पूरी तरह वही नहीं था। वर्दी पहनकर वो कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा था। खुद को देखकर उसे ही कुछ अजीब लगा। उसने बगल में खड़े आर्यन से सिर थोड़ा बढ़ाकर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीमे से कहा, यार, अगर माँ मुझे अभी देख लेना तो बोलेगी इतना चुप क्यों है मेरे लाल। आर्यन ने हल्की मुस्कान दबाई, लेकिन जब दौड़ शुरू हुई, करण की सांस सबसे पहले टूटी। पैर दर्द कर रहे थे, फेफड़े जल रहे थे। एक पल को उसका मन बोला, ये सपना देखकर गलती कर दी क्या। फिर उसने सिया को देखा, जो दांत भींचे दौड़ रही थी। और फिर उसने खुद से कहा, नहीं, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। करण का स्वभाव हल्का था, पर दिल मजबूत। वो डरता था, पर डर से भागता नहीं था। तभी उदास होकर एक और कैडेट ने कहा, बट हाउ इज पॉसिबल। तभी अनन्या ने कहा, वाई इज इट नॉट पॉसिबल। जब हम किसी मिशन पर जाएंगे तो तुम उस टाइम लड़के और लड़कियां देखोगी। इतना कहकर अनन्या वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर सिया मुस्कुरा दी। वही आर्यन, कारण, समीर और विक्रम उसकी तरफ देखते रह गए। और तभी आर्यन ने कहा, हम सब एक बैच है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम सब एक दूसरा की मदद करेंगे। सो डोंट वरी एंड रिलैक्स। चलो देखते हैं क्या और कैसे हैं। सभी आगे बढ़कर और जब अपने कमरे की तरफ गए तो देखे जैसा वह लोग सोचे वैसा कुछ नहीं था। पहले जैसे ही कमरे थे, बस फर्क इतना था कि जहां पहले 2 लोग एक कमरे में रहते थे, वहां अब 6 लोग रहेंगे। और हर कमरे के दरवाजे पर 6 कैडेट के नाम का लिस्ट लगा हुआ था जो उस कमरे में रहेगा। सारे कैडेट्स अपने अपने नाम सर्च करने लगे। तभी करण अपने सामने बंद दरवाजे पर नाम देखा और जोर से चिल्लाया, अरे वाह भाई, सीवीबी ने तो हम 6 के नाम एक साथ कर दिए। वहीं आर्यन उसकी खुशी देखकर अजीब नजरों से देखने लगा। तभी समीर ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, सीवीबी। तभी कारण अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे मैंने थोड़ी ना कोई गाली दिया उसे, मैं गाली दे भी नहीं सकता, वह हमारे कमांडिंग टीचर है, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग उस वे में मत सोचो। अब हिसिया ने कहा, ना कि सीवीबी यानी कमांडर विक्रम बत्रा। अब इतना लंबा चौड़ा नाम कौन ही लेने जाए, तो आज से हम उसे सिया के रखे नाम पर बोलेंगे, सीवीबी। 6 जिंदगियां एक कमरे में आए। कोई जोर से बोलने की हालत में नहीं था। थकान हड्डियों तक उतर चुकी थी। कमरे में 6 अलग अलग जिंदगियां एक ही थकान में बैठी थीं। करण ने हिम्मत करके चुप्पी तोड़ी। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मैं अपने पैरों से बात करना शुरू कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर सिया हंस दी। सिया की हंसी बहुत प्यारी, जैसे उसकी हंसी थकान दूर कर दे। वही समीर ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। ये देखकर करण ने खुद ही अपने कंधे को थपथपाया और धीमे से बोला, गुड मैन, तुमने कर दिखाया। चलो आज की दिन खत्म होने से पहले मैंने कुछ अच्छा कर ही दिया। वही अनन्या चुप रही, पर उसकी आंखों में इस पल को दर्ज करने की आदत थी। विक्रम ने बस इतना कहा, कल और मुश्किल होगा, अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी हमें तोड़ने के लिए बहुत कुछ किए जाएंगे, आगे देखते जाओ। अभी तुम बच्चे हो इसलिए समझ नहीं पा रहे। वही आर्यन ने सबको देखा और महसूस किया, ये सिर्फ साथी नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ उसे गिरना भी है और उठना भी। उस रात 6 जिंदगियां, 6 सपने और एक आसमान था। लेकिन इन सब के सपनों में एक चीज समान था, छूना है आसमान। सर्प 2100 हॉर्स पर लाइट ऑफ हुई और कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब जाग रहे थे। आर्यन की आवाज धीमे से गूंजी, हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, अब पीछे जाने का सवाल नहीं। तभी समीर ने अपने बाएं हाथ को सिर के नीचे रखते हुए कहा, पीछे कुछ है ही नहीं जिसके लिए लौटा जा सके। तभी सिया ने फुसफुसाया, तो आगे उड़ते हैं। सिया की बातें सुनकर करण तुरंत अपने सिर घुमाकर उसके तरफ देखा और फिर झट से बोला, गिरेंगे भी। तभी विक्रम ने करण के शब्दों को पूरे करते हुए बोला, और उठेंगे भी पहले से दुगने जोश के साथ। अनन्या ने पहली बार कहा, हाँ, और साथ में बिना अपने साथी को छोड़े उड़ेंगे भी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में 6 दिल एक साथ धड़क रहे थे। बाहर आसमान वैसा ही था, नीला, गहरा, असीम, और अंदर 6 कहानियां उड़ान की तैयारी कर रही थीं।
कुछ देर बाद सबकी आंखें लग गई, लेकिन आर्यन की आंखों से अब भी नींद कोसों दूर था। थकान और हर हड्डियों में दर्द के बावजूद भी पलकों पर उसके नींद ठहर ही नहीं रही थी। भला वो ठहती भी कैसे? पलकों ने तो पहले से ही सपनों को जगह दे दी थी, और जहां सपना सचता हो वहां नींद कैसे अपनी जगह बनाएंगी। विक्रम सबसे शांत था। जब सब हाँफ रहे थे, उसने बस इतना कहा, गिनती मत करो, सांस गिनो। दोपहर तक धूप ने सबको एक सा कर दिया था। चेहरे टैन, बाजू लाल और शरीर जवाब देने की कगार पर। फिर भी कोई रुका नहीं। शाम को अपने अपने रूम लौटते समय आर्यन को लगा जैसे हर मांसपेशी आग बन चुकी हो। आईने में देखा, चेहरा बदला हुआ था। वही लड़का, लेकिन अब उस पर ट्रेनिंग की छाप थी। समीर ने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, दूसरा दिन था और लग रहा है जैसे जिंदगी बदल गई। आर्यन ने छत की तरफ देखते हुए सोचा, ये तो बस शुरुआत है, उड़ान तो अभी बाकी है। करण ने मन ही मन कहा, अगर वो चुपचाप झेल सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी मर्द हूं, मैं भी कर सकता हूं। मुझे भी छूना है आसमान, मुझे भी लिखना है आसमान की गहराइयों में अपना नाम। और फिर उसने अपनी सांसों को गिना, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बस यही कहता गया, मुझे भी छूना है आसमान। वही अनन्या के लिए ये दौड़ सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये निजी थी। उसके बाल हेलमेट में भीग चुके थे, गालों पर पसीना बह रहा था, कंधे दुख रहे थे। 6 किलोमीटर पर उसकी आंखों के सामने एक पल को सब धुंधला हो गया। उसके घुटने खुद पर खुद जमीन को छूने लगे थे, और तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, जिसे सुनकर वह अपना सिर ना में हिलाते हुए पूरे जज्बे के साथ बोली, यहाँ मैं लड़की नहीं हूँ, यहाँ मैं एक कैडेट हूँ। और फिर उसने अपने अंदर की उस आवाज को दबाया जो कह रही थी, बस अब और आगे नहीं होगा। और बोली, मुझसे और आगे होगा, और वह सब कुछ होगा जिससे मैं एक पायलट बनूंगी, एक होनहार पायलट। और इतना कहते हुए वह पहले से दुगनी तेजी से आगे बढ़ी। पर फिर भी कदम धीमे थे, लेकिन इरादा अडिग। वही विक्रम बिल्कुल शांत था, सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा, अगर इंजन फेल हो जाए तो आप सब क्या करेंगे? पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। तभी आर्यन ने हाथ उठाया और खड़ा हुआ और फिर जवाब दिया। आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में स्पष्टता थी। सर, सबसे पहले स्पीड बनाए रखना। घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसलिए कंट्रोल हाथ में रखना जरूरी है। इसके बाद नोज को सही एंगल पर सेट करना, ताकि स्टॉल ना हो। अगर ऊंचाई पर्याप्त हो तो रीस्टार्ट प्रोसीजर, फ्यूल चेक, इग्निशन और एयर फ्लो। और अगर इंजन वापस ना आए तो सर, पायलट को पहले लैंडिंग जगह चुननी होती है, और फिर जहाज को नहीं खुद को बचाने का फैसला लेना होता है। वह एक सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, क्योंकि जहाज बदले जा सकते हैं सर, लेकिन एक पायलट को उड़ान से पहले जिंदा रहना सीखना पड़ता है। फिर इंस्ट्रक्टर ने आर्यन को हाथ हिलाकर बैठने का इशारा करते हुए कहा, याद रखिए, पायलट का दिमाग जमीन से पहले उड़ता है। और फिर क्लासेस खत्म हो गई। शाम की ट्रेनिंग, रस्सी, क्रॉल, पुशअप्स, हथेलियां छिल गईं, खून निकला। आर्यन ने हथेली देखी, ये खून नहीं, ये कीमत है आसमान छूने की। 2000 हॉर्स। बैरक में सन्नाटा। लाइट ऑफ से पहले आदेश, कल सोलो एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और जो टूटेगा वही घर जाएगा। छहों अपनी चारपाइयों पर लेटे थे। कोई बोला नहीं, लेकिन हर किसी के भीतर एक ही सवाल था, क्या मैं टिक पाऊंगी? आर्यन ने छत को देखा और धीमे से बोला, देश को मजबूत कंधे चाहिए, और मैं अपने कंधे नहीं झुकाऊंगा। बाहर तिरंगा फड़फड़ा रहा था, और भीतर हौसले की आग और तेज हो गई थी। सबका दिल बस एक ही बात कह रहा था, छूना है आसमान। सुबह की हवा में तिरंगा मुझे आवाज दे गया। हर कदम पर मेरा इरादा और पक्का हो गया। ये कंधे झुकेंगे नहीं किसी हाल में, क्योंकि मुझे देश के नाम छूना है आसमान। सोलो एंड्योरेंस टेस्ट, जब इंसान खुद से लड़ता है। रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। घड़ी ने सुबह के 4 भी नहीं बजाए थे, लेकिन अकादमी की हवा में हलचल शुरू हो चुकी थी। सायरन की तेज आवाज ने नींद को चीर दिया। सभी कैडेट्स 5 मिनट में परेड ग्राउंड में प्रेजेंट होंगे। यह आवाज आदेश नहीं थी, ये चेतावनी थी। आर्यन की आंख खुली। शरीर अब भी कल की ड्रिल से दर्द में था, लेकिन उसने बिना रुके बूट पहने। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज वही दिन था जिसके बारे में सीनियर्स फुसफुसाकर बात करते थे। सोलो एंड्योरेंस टेस्ट। ये टेस्ट शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का होता है। वही अनन्या के लिए ये सुबह डर की नहीं थी, ये चुनौती की थी। जब सायरन बजा, उसकी आंख खुली तो पहला ख्याल आया,
आज कोई साथ नहीं होगा। अकादमी में वह हमेशा शांत रहती थी, कम बोलने वाली, लेकिन हर ड्रिल में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। पहला चरण, अनिश्चितता। परेड ग्राउंड पर खड़े सभी कैडेट्स चुप थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ सांसों की आवाज और दूर जलती फ्लड लाइट्स की भनभनाहट। कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा आगे आए। आवाज कठोर थी, आंखें ठंडी। उन्होंने कहा, आज कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं। आज सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम वाकई इसके लायक हो? सोलो एंड्योरेंस टेस्ट है जो 5 चरण में होगा, जिसमें तुम सब खुद को साबित करोगे कि तुम इस देश को संभालने के काबिल हो भी कि नहीं। पहला चरण, अनिश्चितता। आई होप यू ऑल नो व्हाट इट मीन्स टू बी अनसर्टेन। दूसरा चरण, शारीरिक परीक्षा, जहां घना जंगल, कांटेदार झाड़ियां, कीचड़ और चढ़ाई होगी, जिसमें तुम सबका पहला टास्क शुरू होगा। 20 किलो का बैकपैक लेकर 15 किलोमीटर मार्च करना पड़ेगा, और जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा और इसी चरण में टूट जाएगा या फिर टूटना शुरू हो जाएगा उसका। तीसरा चरण, मानसिक दबाव, जहां तुम्हारी समझ की परीक्षा होगी कि व्हाट सिचुएशन में तुम लोग के ऊपर जब प्रेशर रहेगा तब तुम कैसे खुद को संभालते हुए सही डिसीजन लेते हो। इसे एक तरह से क्रॉलिंग जोन कहते हैं। चौथा चरण, भूख और प्यास की परीक्षा की, जब दोनों तुम्हें परेशान कर रहे होंगे और उसे वक्त वार सिचुएशन होगा तो तुम सब क्या करते हो, खुद को देखोगे या फिर देश को बचाओगे। क्योंकि वार्ड में घंटे तक कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं मिलने पर यहाँ तो सिर्फ कुछ घंटे की बात है जिनमें हम तुम्हें एक बोतल पानी देंगे। उसे पानी के साथ तुम्हें अपने टास्क पूरे करने हैं। कैसे, ये तुम्हारे ऊपर है। फरहा, ये याद रखना, जब तक तुम लोग वहां पहुंच जाओगे तब तक सूरज तुम्हारे सिर के ऊपर होगा। शरीर तुम सब की आधे से अधिक क्रेडिट्स की जवाब दे चुका होगा, और जो यहां से खुद को बचा लेंगे वहीं पहुंचेंगे आगे। पांचवां चरण, विश्वास की परीक्षा, जो अंतिम टास्क होगा आज का तुम लोगों का, ब्लाइंड फोल्ड नेविगेशन। यहाँ आंखों पर पट्टी होगी तुम्हारे। तुम सिर्फ अपने दिमाग और विश्वास पर अपने हर कदम आगे बढ़ाओगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस सर, सब ने पूरे जोश और जज्बे के साथ बोला, और तभी अचानक सिटी बाजी, और फिर कैडेट्स को छोटे छोटे समूहों में नहीं बल्कि अकेले भेजा गया। आर्यन, अनन्या, करण, सिया, समीर और विक्रम के साथ बाकी सभी कैडेट्स को एक नक्शा और एक कंपास दिया गया। दिशा भूलोगे तो खुद को भूल जाओगे, कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा ने कहा, और फिर अपने सख्त नजरों से एक पल सबको देखने के बाद कठोर आवाज में बोले, गो अहेड। और फिर उनकी एक कमान पर सभी कैडेट्स जंगल की तरफ भाग पार अपने अपने मैप पर नजर घर आए, चारों तरफ देखते हुए। तभी वह अपने मैप के तरफ देखे, कभी कंपास के तरफ देख, चारों तरफ देखते और आगे बढ़ते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे टाइम रहते हो अपने इस टेस्ट को पूरा करेंगे। इनका दूसरा परीक्षा का चरण भी यही से शुरू हो चुका था, जो इन्हें पता भी नहीं था जो था। दूसरा चरण, शारीरिक परीक्षा, घना जंगल, कांटेदार झाड़ियां, कीचड़ और चढ़ाई, जिसमें इनका पहला टास्क था 20 किलो का बैकपैक लेकर 15 किलोमीटर मार्च। हर कदम के साथ कंधे चुभ रहे थे, पसीना आंखों में जा रहा था। कई कैडेट्स रास्ते में बैठ गए। आर्यन का मन भी बोला, बस थोड़ा रुक जा, लेकिन उसी पल उसे पिता की आवाज याद आई, फौजी रुकता नहीं, फौजी निभाता है। उसने दांत भींचे और आगे बढ़ता गया। वही अनन्या, 20 किलो का बैकपैक उठाते ही उसकी रीढ़ में दर्द दौड़ा। कंधों पर बैग नहीं था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया टांग दी हो। मार्च के तीसरे किलोमीटर पर ही उसके पैर सुन्न होने लगे। बूट के अंदर छाले फूट चुके थे, लेकिन उसने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसके मन में माँ की आवाज गूंजी, बेटी, रोना कमजोरी नहीं, पर हर बार रोना जरूरी भी नहीं होता। वही कारण, तभी वही अवस्था था। आज उसे खुद से विश्वास हल चुका था, या यूं कहूं कि उसका जो खुद पर कॉन्फिडेंस था कि वह सब कुछ कर सकता है, वह अहंकार आज जिसका पूरी तरह हल चुका था। वैसे वह ड्रिल में, हर टास्क में हमेशा से तेज था। ड्रिल में आगे, रन में आगे और कॉन्फिडेंस में सबसे आगे। लेकिन आज कोई रेस नहीं थी। जंगल में अकेले चलते हुए उसका अहंकार सबसे पहले सामने आया। हम भगवान सब इस सोलो एंड्योरेंस टेस्ट में डर क्यों रहे हैं? मैप हमारे हाथ में, कंपास है तो मैं यूं ही कर लूंगा, डेफिनेटली मैं कर लूंगा, मैं हमेशा सब अच्छे से करता हूं। लेकिन 5वें किलोमीटर के बाद जब उसकी सांसें बेकाबू हुई और पैर जवाब देने लगे, उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। शायद उसे नहीं पता था कि उसके कंधे पर देश के भार डालने के लिए हर तरह से उन्हें तैयार किया जाता है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, और अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई थी।
आगे अभी बहुत कुछ सहना और देखना था, और उन्हें की बार थोड़ा जाएगा और थोड़ा भी। वही सिया के दिमाग ने उससे कहा, कमजोर दिखना और कमजोर होना अलग बातें हैं। सिया के हाथ कांप रहे थे जब उसे नक्शा और कंपास दिया गया था। वह जानती थी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से नहीं, मन से है। मार्च के दौरान उसकी सांस जल्दी फूलने लगी थी। हर कुछ मिनट में उसका मन कहता, तू यहाँ क्यों है? लेकिन हर बार वह एक ही जवाब देती, क्योंकि मैं डर से भागना नहीं चाहती। मैं दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ, लड़कियों का भी सपने देखने का अधिकार है। वो सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं जन्मी है, वो देश भी संभाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ समीर जंगल और कांटेदार वृक्षों में फंसे चुका था। समीर हमेशा सबको सहारा देता था। जब भी कोई साथी उसका टूटता, वो उसे अपनी बातों से हौसला देता। लेकिन आज वो खुद को हौसला नहीं दे पा रहा था, और ना ही आज उसके साथ कोई था। सही कहा है किसी ने, जिंदगी की कुछ लड़ाइयाँ अकेले ही लड़नी पड़ती है, खासकर अपने ही दिल और दिमाग में उड़ते सवालों से, जब दिल और दिमाग अलग दिशा में हो। और ठीक उसी तरह एक फौजी को कुछ सिचुएशन में अकेले ही फैसला लेना पड़ता है, उसे पर दिल और दिमाग में से क्या सही है और एक पल में डिसाइड करना पड़ता है। शायद इसीलिए आज समीर तैयार हो रहा था, ताकि फ्यूचर में उसे जब ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वह समझ सके कि कैसे एक पल में डिसीजन लेना है। जबकि मार्च के दौरान उसके घुटने में पुरानी चोट उभर आई। दर्द बढ़ता गया था, हर कदम चुभता रहा था। एक पल को उसके मन में आया, अगर आज मेडिकल आउट हो गया तो मैं कैसे वापस लौटूंगा? तभी उसके दिल ने कहा, लड़ाई लड़ने से पहले हार मान जाना सबसे बड़ी हार होती है, और सबसे बड़ी बात कि फौजी को शोभा नहीं देता फौजी वह जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े, जब तक जीत हासिल ना कर ले। यही डर के बाद भी दिल से निकली आवाज ने उसे हिम्मत दिया, और यही दिल उसके डर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और उसने चाल नहीं रोकी, और वो आगे बढ़ता गया। वही कुछ कैडेट्स थक हार कर कुछ वहीं बैठ गए, कुछ वहीं सो गए, और कुछ नहीं वापस लौटने का डिसीजन लिया। लेकिन वही विक्रम जो सबसे कम बोलता था और शायद सबसे ज्यादा सहता था, जंगल में वह अकेला नहीं लगा, क्योंकि उसने खुद को ही खुद का साथी बना लिया। उसे आदत थी अपने भीतर रहने की, इसलिए जहां सब खुद को अकेला फील कर रहे थे, वही वो नॉर्मल था। जबकि मार्च के दौरान उसकी चाल स्थिर थी, न तेज न धीमी। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।